स्टार्ट। पिछले दिनों मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग से नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि जब आप ही जांचकर्ता, अभियोजक और जज बन जाएंगे तो अदालतों की क्या जरूरत है। दरअसल न्यायालय एक जनहित मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें सुशांत सिंह प्रकरण से जुड़े विषयों पर मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से जब अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए यह कहा गया कि इससे इस प्रकरण की गुत्थी सुलझने में मदद मिली है, तो अदालत ने कानून पढ़ने की सलाह देते हुए उसके मुताबिक आचरण करने की नसीहत दी। सुशांत रिया प्रकरण और अब टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से जुड़े विवाद ने अदालत को सख्त टिप्पणी करने को मजबूर किया। इसकी शुरुआत तो आपराधिक घटनाओं की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग से हुई थी, लेकिन टीआरपी के लालच ने इसे सनसनीखेज रिपोर्टिंग में तब्दील कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कोई भी हथकंडा अपनाने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। टीवी चैनलों की वजह से लोग अदालत के निर्णय से पहले ही समाज की निगाहों में अपराधी बना दिए जा रहे हैं। यह अन्याय की पराकाष्ठा है। यह सब कुछ शुद्ध रूप से व्यापार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, किंतु इस दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ ली जा रही है। मीडिया ट्रायल न्यायालय की अवमानना की परिधि में आता है। इसके माध्यम से किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ एक माहौल तैयार होता है जो अदालत के कामकाज में हस्तक्षेप है। यह 1971 के न्यायालय की अवमानना कानून की धारा 2C के खंड 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, किंतु इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। वास्तव में स्वतंत्र न्याय प्रशासन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वतंत्र प्रेस। दोनों ही समाज के लिए जरूरी है, परंतु मीडिया को न्यायिक व्यवस्था में दखल अंदाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती। हर अभियुक्त का यह अधिकार है कि उसके मुकदमे का स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण हो। अभियुक्त का यह भी अधिकार है कि जब तक उसके मुकदमे का निर्णय नहीं आ जाए, तब तक जनता और अदालत के मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा न किया जाए। लेकिन मीडिया ट्रायल के कारण इसका ठीक उलट हो रहा है। ब्रिटेन में 1981 में शेरिंग केमिकल्स बनाम फोकमैन के मुकदमे में मीडिया ट्रायल और अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर संबंधों को स्पष्ट किया गया था। लॉर्ड डेनिंग ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी स्वतंत्रता की आधारशिला है, किंतु इसे लेकर यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसे किसी की प्रतिष्ठा को नष्ट करने, भरोसा तोड़ने या न्याय की धारा को प्रदूषित करने की भी आजादी मिली हुई है। मीडिया ट्रायल पर लगाम लगाने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। तब न्यायालय ने कहा था कि जब भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का मुकदमा शुरू होता है, तो मीडिया के कुछ लोगों की दखलंदाजी काफी हद तक बढ़ जाती है। इससे अदालतों तथा अभियोजकों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। उनकी वस्तुनिष्ठा को गहरी चोट पहुंचती है। इस पर
तुरंत अंकुश लगाने की जरूरत है। इसी तरह की चिंता सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एमपी लोहिया बनाम पश्चिम बंगाल नामक मुकदमे में भी व्यक्त की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में दखल अंदाजी मानते हुए संबंधित लोगों को कड़ी फटकार लगाई थी और आगाह किया था। अदालत की ऐसी अनगिनत फटकारों के बावजूद टीवी चैनलों द्वारा टीआरपी के लालच में मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन तथा कनाडा जैसे दूसरे लोकतांत्रिक देशों में मीडिया ट्रायल जैसी परिस्थितियों के नियमन के लिए कानून है, पर अभी हमें इसमें सफलता नहीं मिली। अपने यहाँ 1994 से 2006 तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नियमन के लिए कानून बनाने के कम से कम 7 प्रयास किए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार चुनावों में चीन द्वारा गलवान घाटी में की गई घुसपैठ पर और भारतीय सैनिकों के बलिदान का प्रश्न उठाया। वास्तव में वह एक अरसे से ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में एक चुनावी सभा में पूछा, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे जब हमारे सैनिक अपने प्राण गंवा रहे थे? प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि चीन ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। यह कैसा प्रश्न है? यह कैसा आरोप है? अचानक घटी परिस्थितियों में जो करना होता है सेना वह करती है। गलवान घाटी में जो संभव था वह हमारी सेना ने किया। अब तो विश्व विदित है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके कहीं ज्यादा जवानों को काला कलवित किया। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में खुद राहुल गांधी क्या करते? पिछले दिनों हरियाणा में एक सभा में उन्होंने कहा था कि वह होते तो गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को 15 मिनट में भगा देते। कितना हास्यास्पद है यह। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब चीन ने क्या किया था। तब देश के 3250 सैनिक शहीद हुए थे और चीन ने अक्साई चीन में भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली थी। कितना शर्मनाक था वह। फिर 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पास बदले में गुलाम कश्मीर वापस लेने का सुनहरा अवसर था। लेकिन यह रहस्य ही है कि वह उस पर मौन क्यों रही। अब अगर राहुल गांधी स्वयं को नेहरू और इंदिरा से ज्यादा योग्य समझते हैं तो अलग बात है। बिहार या किसी अन्य चुनाव में गलवान घाटी की घटना चीन, पाकिस्तान के रवैये, सेना और प्रतिरक्षा जैसे विषयों को मुद्दा बनाने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को सोचना चाहिए कि ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं जिनका दलीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इन मुद्दों पर देश में आम सहमति रही है। राहुल गांधी को इन मुद्दों पर तो सरकार के साथ खड़ा दिखना चाहिए, चाहे उनके प्रधानमंत्री मोदी से कितने ही मतभेद क्यों न हो। उन्हें इन मसलों को चुनावी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में राफेल सौदे और सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया था, जिसके लिए जनता ने मोदी और भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें देकर उनकी पार्टी को दंडित किया।
यह भी साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की भाषा भी लगातार असंयत होती जा रही है और वह प्रधानमंत्री के लिए प्राय चोर, डरपोक, झूठा आदि अपशब्दों का प्रयोग बिना किसी संकोच करते हैं, जिससे उनकी स्वयं अपनी और पार्टी दोनों की छवि धूमिल होती है। लोकतंत्र का ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि शत्रु देशों को उसका लाभ मिले और पार्टी या फिर नेता चीन या पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दें। चुनावों में विरोध की लक्ष्मण रेखा को पहचानना एक योग्य नेतृत्व और राष्ट्रीय दल की अपरिहार्य शर्त है। क्या कांग्रेस के पास गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का अकाल पड़ गया है, जो उसे चीन और पाकिस्तान को बीच में लाने की जरूरत पड़ जाती है, और वह भी सरकार को नीचा दिखाने के लिए? किसी सरकार की अनेक कमजोरियां होती हैं और उसकी नीतियों में सुधार की तमाम संभावनाएं होती हैं। क्या कांग्रेस के पास उन कमजोरियों को चिन्हित करने, उन्हें गंभीरता से उठाने और उन पर सरकार से जवाब मांगने की योग्यता समाप्त हो गई है? क्या बिहार चुनावों में राहुल गांधी को बिहार सरकार उसके 15 साल के काम का हिसाब और प्रत्येक समस्या पर वैकल्पिक कांग्रेस मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? चुनाव बिहार के हों और आक्रमण केंद्र की मोदी सरकार पर हो, यह तो एक गंभीर रणनीतिक गलती है। यह यही इंगित करती है कि राहुल गांधी को लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में राजनीतिक स्पर्धा के स्वरूप की कहीं कोई समझ ही नहीं है। राहुल गांधी की नासमझी का दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। उसके योग्य और युवा नेता अंदर ही अंदर खींचते रहते हैं और उसके चलते कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह करते हैं और कभी सचिन पायलट।